सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 3 जो कि है आपका न्यूट्रिशनल नीड्स का। ठीक है, लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर लिया था इसके पहले के टॉपिक जो थे आपके डाइट थेरेपी के बारे में, जिसमें हमने बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट के बारे में पढ़ा था, समझा था कि हम कैसे उन डाइट्स का यूज करके पेशेंट को या पर्सन किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प कर सकते हैं सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन के हीलिंग प्रोसेस में, रिकवरी में, या फिर नॉर्मली एक न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स जो जिसमें आपका पहला टॉपिक आता है थेराप्यूटिक डाइट। ठीक है, तो थेराप्यूटिक डाइट को डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। तो थेराप्यूटिक का मतलब क्या है? सबसे पहले हम थेराप्यूटिक के बारे में जानेंगे। तो थेराप्यूटिक जैसे हमने बात करी थी, थेराप्यूटिक का मीनिंग होता है फॉर ट्रीटमेंट। क्या होता है? फॉर ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट आप किसका करते हो? पेशेंट का, ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब टू हील। थेराप्यूटिक का मेनली मीनिंग है टू हील। ठीक है, तो पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, पेशेंट को हील करने के लिए, पेशेंट की रिकवरी फास्ट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? डाइट। ठीक है, इसीलिए वो जो डाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी रिकवरी के लिए, उसकी हीलिंग प्रोसेस के लिए, दैट इज थेराप्यूटिक डाइट। मतलब समझ में आया? मतलब ये है कि थेराप्यूटिक मीन्स टू हील, पेशेंट को हील करना है विद द हेल्प ऑफ डाइट। मतलब हम खाने का कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं, या कह सकते हैं किसी एक तरीके, एक टेक्निक से हम फूड को यूज करते हैं। जैसे हम मेडिसिन यूज करते हैं हीलिंग प्रोसेस के लिए, वैसे हम खाने को भी वैसे, डाइट को भी वैसे ही यूज करते हैं हीलिंग प्रोसेस में। ठीक है, दैट इज थेराप्यूटिक डाइट। ठीक, थेराप्यूटिक डाइट की डेफिनेशन देखें या आप कह सकते हो इंट्रो देखें। तो थेराप्यूटिक डाइट इज यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। थेराप्यूटिक पर्पस मतलब टू हील, फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। ठीक है, मतलब खाने को भी हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उसको हील करने में मदद कर रहा है, पेशेंट को रिकवर करने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल, बहुत नेचुरल, सभी के घर में होता होगा कि जैसे आपको नॉर्मली खांसी जुकाम हो गया, अभी मौसम भी वैसे ही है, नॉर्मली आपको जुकाम खांसी हो गया, मम्मी क्या करती है? काढ़ा बना के लेके आई, ठीक है, अदरक वाली चाय पी ले बेटा। तो वही है ना कि नॉर्मली फूड को भी उन्होंने एज अ हीलिंग, एक कह सकते हो, एक वो बना दिया, एक वैरायटी बना दी, एक आइटम बना दिया कि हाँ ये हील करेगा कहीं ना कहीं। तो वो क्या था? दैट इज थेराप्यूटिक, आपका डाइट में आएगा। ठीक, तो थेराप्यूटिक डाइट इज यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पस इन अ फॉर्म ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स मतलब खाना नॉर्मल है आपका, आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका एक थेराप्यूटिक पर्पस सर्व कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपको कह सकते हो रिकवरी आपकी तेज कर रहा है, जो भी कंडीशन हो। मेनली यह किस में अप्लाई होता है? पेशेंट में। ठीक है, मेनली ये पेशेंट में अप्लाई होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि थेराप्यूटिक डाइट लाइक हम अप्लाई कौन सा, रिकमेंड कौन कर सकता है, एडवाइस कौन कर सकता है? तो थेराप्यूटिक यूजुअली जो फॉर्मुलेट होता है डाइट आपका, वो न्यूट्रिशनलिस्ट, ठीक है, जितने आपके न्यूट्रिशनलिस्ट होते हैं, ठीक, आपके डाइटिशियंस होते हैं, ठीक है, या अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे आपके डॉक्टर्स। कभी कभी होता है ना, वो आप पूछते हो कि डॉक्टर साहब हम चाय पीने के बाद दवा खा लें, डॉक्टर साहब हम चावल खा लें, हमें सर्दी हुई है, डॉक्टर साहब हम ये खा लें, हम वो खा लें, या ये खिला सकते हैं दवा, तो आप ये करते हो ना। तो वो कहीं ना कहीं आपका यही है ना कि अगर शायद वो नुकसान कर रहा है खाना, तो हम उसको नहीं खिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पर्सन की हीलिंग तेज करनी है, ना कि पीछे ले जानी है। ठीक है, तो यही इसमें आपका प्रिंसिपल है कि हम खाने को उसी उसमें कह सकते हो बैलेंस में रख रहे हैं जितना वो पर्सन को हील कर रहा है। ठीक है, अब एडवांटेजेस की बात करते हैं कि थेराप्यूटिक डाइट की एडवांटेजेस क्या क्या है। मतलब लाइक कहाँ कहाँ ये हेल्प कर रहा है थेराप्यूटिक डाइट, अगर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी पेशेंट पर, इंडिविजुअल पर, तो कैसे हेल्प कर रहा है? तो पहला है कि ये मेंटेन करता है या इंप्रूव करता है आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को। न्यूट्रिशनल स्टेटस मान लीजिए आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है या ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, किसी भी काइंड ऑफ आपका फूड एलिमेंट का, लाइक आपके नॉर्मली आपके मान लीजिए आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो आप अपने डाइट में थोड़ा सा कैल्शियम और ऐड करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका जो न्यूट्रिशन इम्बैलेंसमेंट, जो इम्बैलेंस था, ठीक है, कैल्शियम को लेके, तो वो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली अगर जैसे बात करें आपका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की, लाइक जैसे आपको अनीमिया है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप थोड़ा सा आयरन रिच डाइट लेना शुरू करते हो, उससे क्या होता है? आपका जो भी अनीमिया का प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाता है। देन इंप्रूव न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे हमने बता दिया
कि न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी है मान लीजिए, तो उसको हम सही कर सकते हैं उसके थ्रू। ठीक, किसी के अंदर अगर ज्यादा है, लाइक कुछ लोग का होता है कि फैट बहुत ज्यादा है बॉडी में, कुछ लोग बहुत थिन है, तो जो फैट ज्यादा है वो क्या करेंगे, अपना फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये अपना कोलेस्ट्रॉल रिच जो कंटेंट फूड होते हैं इनको कट डाउन करते हैं, तो उनका फैट ऑटोमेटिकली बैलेंस अप हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर जो थिन पीपल है, ठीक है, जिनका वेट नहीं है, अंडर वेट है, वो क्या करते हैं, अपने डाइट में प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच, फैट रिच फूड आइटम इंक्लूड करते हैं, तो उनसे उससे क्या होता है, उनको बेनिफिट मिलता है वेट गेन। देन नेक्स्ट इज मेंटेन, इंक्रीज और डिक्रीज बॉडी वेट, जैसे हमने बात कर लिया है। नेक्स्ट इज एलिवेट स्ट्रेस टू सर्टेन ऑर्गन और होल बॉडी, ये बहुत मेन पॉइंट है। एलिवेट स्ट्रेस टू सर्टेन ऑर्गन का मतलब है, मान लीजिए कोई पेशेंट है आपके पास जिसका शायद लीवर नहीं सही से वर्क कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग सही से नहीं है, या उसका किडनी में प्रॉब्लम है या स्टमक में प्रॉब्लम है, जैसे आपके लीवर डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, आपका रीनल डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, स्टमक में अगर हम बात करें तो कोई जीआईटी इशू हो गए, जैसे आपका पेप्टिक अल्सर डिजीजेस, ठीक है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप ऐसा कुछ खिलाओगे ना ताकि इन पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, इन पे वर्कलोड ना बढ़े। जैसे अगर पेट में आपका है पेप्टिक अल्सर डिजीज है, ठीक है, उसके इंटेस्टाइनल आपके स्टमक की इंटरनल लाइनिंग पर अल्सर्स प्रेजेंस है, पेप्टिक अल्सर्स हैं, तो आप क्या करोगे, हल्का खाना दोगे ताकि पेट को ज्यादा काम ना करना पड़े। ठीक है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जब वो कम फंक्शन करेगा जल्दी हील होगा। तो यही है कि यहाँ पे आप कुछ ऑर्गन पर या होल बॉडी पर जो स्ट्रेस या जो लोड पड़ रहा था उसको कम करने के लिए डाइट प्रिपेयर करते हो, दैट इज आपका एलिवेट स्ट्रेस टू सर्टेन ऑर्गन्स और होल बॉडी। ठीक है, एग्जांपल तो जैसे हमने पेप्टिक अल्सर की बात करी, पेप्टिक अल्सर डिजीज हम उसको ब्लैंड डाइट देते हैं। ब्लैंड डाइट का क्या मतलब है, बिना चिली, बिना आपका लो सॉल्ट, बिना चिली, बिना सोडा, ठीक है, बिना ऑयल, ताकि पेट को ज्यादा काम ना करना पड़े। ब्लैंड मतलब प्लेन फूड, ठीक है, प्लेन फूड मतलब न स्पाइसेस होंगे, न ज्यादा मसाला होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसको डाइजेशन करने में इजी रहेगा स्टमक को। ठीक, कोई डेंटल प्रॉब्लम है मान लीजिए पेशेंट को, अब वो प्रॉपरली उसका मेस्टिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो प्रॉपरली चूई नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे, सॉफ्ट डाइट दोगे ताकि उसको चू ना करना पड़े, वो इजिली आपका जो भी फूड है इंगेस्ट कर पाए। ठीक, देन नेक्स्ट इज एलिमिनेट एलर्जेंस फ्रॉम डाइट। हाँ, नॉर्मली जब हम लाइक आपके पास जो पेशेंट है उनको कोई कंडीशन है और आपको लगता है कि हाँ पेशेंट को इस चीज से एलर्जी है, तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते हो, उस फूड आइटम को या उस फूड आर्टिकल को। ठीक है, नेक्स्ट इज हम बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केयर ऑफ पेशेंट विद। अच्छा, जब हम डाइट प्रिपेयर करते हैं तो हमें पेशेंट की भी तो कंडीशन देखनी है कि हमने तो डाइट बना दिया भाई अब पेशेंट अपना खाए, ये तो नहीं है। आपको पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डाइट बनानी है ना, कि पेशेंट उसको खा पा रहा है या नहीं, फीडिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है कि अगर हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं, पेशेंट में हमेशा 3 कंडीशन देखने को मिलते हैं पेशेंट के साइड से कि वो फूड के रिलेशन में कैसा आपका कह सकते हो रिस्पॉन्स शो कर रहा है। बात करते हैं उन 3 कंडीशन के बारे में। पहला आपका डिस्फेजिया। क्या है आपका डिस्फेजिया? डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन सोलोइंग। हो सकता है कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे आए जिनको खाने में प्रॉब्लम है, मतलब निगलने में प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कुछ फंसा हो, कोई ब्लॉकेज हो, या हो सकता है फूड पाइप में स्वेलिंग हो। जैसे नॉर्मली बात करेंगे, आपकी फूड पाइप है तो नॉर्मल खाना आपका इजीली निकल जाता है, ठीक है, आप वो इजीली खा सकते हो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। लेकिन अगर वहां पे स्वेलिंग प्रेजेंट है तो फूड क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट होगा, बार बार होगा ना। तो वही कि उसको खाने में डिफिकल्टी हो रही है, स्वेलिंग करने में, सोलो करने में तो डिफिकल्टी हो रही है, दैट इज डिस्फेजिया। दैट कंडीशन इज डिस्फेजिया ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, स्वेलिंग और ब्लॉकेज। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो चुका है, कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो चुका है, इस वजह से। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया आपकी 2 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी फिजियोलॉजिकल और दूसरी होती है साइकोलॉजिकल। अब होता क्या है? एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, जो आपको 90% ऑफ चांसेस में देखने को मिलता है। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी आपको तेज बुखार आया हो, ठीक है, और मम्मी ने आपकी बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन आपको क्या होता है कि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है,
ऐसा होता है ना कि जब आप बीमार होते हो तो खाने का मन नहीं करता है। लाइक आपको कोई मान लीजिए बुखार छोड़िए, कोई और कंडीशन है, आपको डायरिया हो रखा है, आपको क्या बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, ठीक है, आपको वॉमिटिंग, अगर लाइक आप नॉजिएटेड हो, वॉमिटिंग आपको हो रखी है पहले से, आप नॉजिएटेड हो, तो आपको कितना भी कोई अच्छा खाना दे आप नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही है कि लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख का मिट जाना। जैसे होता है ना भूख चली गई है, भूख ही नहीं लगती, तो दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। एनोरेक्सिया का दूसरा एक मतलब है कि इनएबिलिटी टू ईट, खा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब लाइक होता है कि खाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन शायद नहीं खा पा रहे हैं, बार बार वॉमिटिंग हो जा रही है। वो कोशिश तो कर रहे हैं बट वॉमिटिंग की वजह से, डर की वजह से कि अगर मैं फिर से खाया तो फिर से वॉमिटिंग हो जाएगी, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एनोरेक्सिया जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। हमने यहाँ पे दो टाइप्स के बारे में बात की थी। एक होती है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल कंडीशंस की वजह से, लाइक वॉमिटिंग, नोजिया, फटीगनेस, हेडेक, आपका डिजीनेस, ठीक है, शिवरिंग, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको खाने का मन नहीं करता है। साइकोलॉजिकल क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझिए। साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल प्रॉब्लम, जिसमें लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि अगर मैंने खाया तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, ठीक है, तो वो अपना क्या करते हैं, जो खाना पीना है वो नहीं मतलब कम कर देते हैं, और प्लस जो खा रहे हैं उसको भी वॉमिट आउट कर देते हैं। इसका एक सीवियर फॉर्म है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक सीवियर फॉर्मेट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। वो आपको देखने को मिलेगा साइकोलॉजिकल में, ठीक है। तो ये होता है कि एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसमें लोग मीन्स खाना छोड़ देते हैं, उनकी एपेटाइट एकदम लूज मीन्स छूट जाती है, ठीक है, वो नहीं खा पाते, उनका लॉस ऑफ एपेटाइट, सीवियर फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट हमें देखने को मिलता है, दैट इज एनोरेक्सिया। नेक्स्ट जो आपका है कि आपको हर कंडीशन में कोई भी किसी भी काइंड ऑफ आपका अगर डिजीज कंडीशन है, कोई इलनेस है, कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी हो, आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, दैट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। पर्सन में एक फीवर, एक आपका नोजिया वॉमिटिंग, ये हमें देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक। तो नोजिया वॉमिटिंग क्या होता है अब ये बात कर लेते हैं। नोजिया होता है आपका फीलिंग ऑफ अनईजीनेस इन स्टमक, मतलब कुछ अजीब सा लगना, अनईजी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है उल्टी हो जाएगी, उलझन होना, दैट इज आपका नोजिया। मतलब अर्ज टू वॉमिट, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी उल्टी होगी, अभी अभी होगी, अब लग रहा है उल्टी जैसा लग रहा है, दैट इज नोजिया। वॉमिटिंग का मतलब है फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, आपका कंटेंट मतलब आपके स्टमक का कंटेंट फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट होना, मतलब वॉमिट हो जाना, दैट इज आपका वॉमिटिंग, ठीक है, मतलब आप वॉमिट कर रहे हो, दैट इज आपका वॉमिटिंग। एक्सपल्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, आपके स्टमक का कंटेंट का फोर्सफुल एक्सपल्शन, ठीक है, ये हो गया आपका नोजिया वॉमिटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके सर्टेन फीडिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट बात करते हैं फीडिंग टेक्निक्स के बारे में, जो कि हम पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। लाइक फीडिंग टेक्निक्स, जैसे आपके पास पेशेंट आता है और हो सकता है कि किसी कंडीशन की वजह से, नॉर्मली मान लीजिए पर्सन लेथार्जिक है, फटीग्ड है, वो खुद से खा नहीं पा रहा है, ओल्ड पर्सन है, चिल्ड्रन है, या किसी पेशेंट में फ्रैक्चर हो रखा है, मान लीजिए एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर है, आपका क्या बोलते हैं फेशियल कोई फ्रैक्चर है, ठीक है, या अदर कोई कंडीशन, कोई सर्जरी हुई हो, हेड इंजरी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें पर्सन खुद से फीड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फीडिंग टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं, पहला टेक्निक है ओरल फीडिंग। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये टेक्निक मैं ओवरव्यू कर रही हूँ इसकी। मैं देखिए जैसे इसको हम समझा सकते हैं थियोरेटिकली, बट आपको ये इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं जो आपको शायद इमेज बेस्ड समझना होता है या देखना होगा, तो उसके लिए हम पीपीटी बेस्ड वीडियो बनाकर आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, फिर विद इन अ वीक हम इसका फिर पीपीटी बेस्ड आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अभी ओवरव्यू, एज ए ओवरव्यू ओरल फीडिंग क्या होती है। तो ओरल फीडिंग अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि हम पेशेंट को ओरली फीड करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट आपके पास कोई है जिसको फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, मान लीजिए उसके हाथ में फ्रैक्चर है, वो खा नहीं सकता ना खुद से, तो आप उसको ओरली फीड खिला रहे हैं। जैसे नॉर्मली आपकी कोई चोट लग गई हो, कुछ भी हो, तो मम्मी आपको हाथ से खाना खिलाती हैं, तो वही है कि आप ओरल फीडिंग करा रहे हो। ओरल फीडिंग में आप कई तरीके होते हैं कि आप स्पून, प्लेट्स, प्रॉपर जो भी न्यूट्रिशनलिस्ट ने फूड है, ये सब कुछ आप पहले से रेडी करते हो, ठीक है, एक प्रॉपर क्लीन, ठीक है, हाइजेनिक फूड आप लेके आओ, फिर आप उसको फीड कराओ,
ठीक है, ओरली, दैट इज आपका ओरल फीडिंग। फीड पेशेंट ओरली हु इज अनेबल टू फीड बाय ओन सेल्फ, जो मतलब पेशेंट जो खुद से नहीं खा पा रहे हैं, ठीक। देन नेक्स्ट इज स्पून फीडिंग या फिर फीडिंग कप से। एक फीडिंग कप होता है, अब मैं आपको पीपीटी में दिखाऊंगी कि फीडिंग कप कैसा होता है। एक्चुअली फीडिंग कप आपका नॉर्मली जैसे आपका प्रोटीन, जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा, प्रोटीन एक आता है ना, एक मेजरमेंट करने के लिए इसमें कप होता है, तो वैसे ही होता है आपका फीडिंग कप, लेकिन उसमें आगे ऐसा बना होता है ताकि पर्सन जो है इजिली फीड कर पाए, ठीक है। एक नॉच बना होता है, ठीक। तो स्पून फीडिंग या फीडिंग कप के द्वारा जो फीडिंग हम करते हैं वो मेनली हम चिल्ड्रन या एल्डरली में करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे आपका स्पून फीडिंग ही आप अडेप्ट कर पाते हैं। ओरल फीडिंग करोगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मेजरली आप बच्चों में देखते हो कि आप उनका मिल्क होता है या ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको विद द हेल्प ऑफ स्पून या फिर फीडिंग कप से कराना पड़ता है। एल्डरली की बात करें तो एल्डरली आपका बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं वो नहीं खा पाते, वो चू नहीं कर सकते, सॉफ्ट फूड होता है, ठीक है, मैकेनिकली सॉफ्ट होता है, तो आपको वो उसके लिए स्पून और फीड कप चाहिए होता है। सेकेंडली, फीडिंग और स्पून फीडिंग या फीडिंग कप के द्वारा जो फीडिंग हम कराते हैं, कुछ पेशेंट में लाइक होता है मेजर्ड फीडिंग करनी होती है, जैसे हमें 50 ml ऑफ जूस देना है, ठीक है, तो आप मेजरमेंट करके दोगे, तो जो फीडिंग कप होता है वो मेजरमेंट के साथ आते हैं, तो आप उसके हिसाब से देते हो उनको, ठीक है, इसीलिए नेसेसरी है। जिस जहां पर बच्चे हो, एल्डरली हो या फिर मेजर्ड फीडिंग करनी है, वहां पे हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मेनली यूज इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल बाया ओरल, ओरल ही हम ये फीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रल फीडिंग की। अब ओरल और एंट्रल में डिफरेंस ये है कि ओरली आप खाना मुंह से आप खिला रहे हो और वो खाना स्टमक में जा रहा है। एंट्रल फीडिंग का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली स्टमक में खाना क्या कर रहे हो, फीड कर रहे हो, मतलब डाल रहे हो। पर्सन जो है डायरेक्टली फूड कंज्यूम कर रहा है इनटू द स्टमक, फीड कर रहा है इनटू द स्टमक। अब एंट्रल का मतलब ही यही होता है कि आपका स्टमक, इसोफेगस आपका इंक्लूड होता है, आपका एक वो बनता है, आपका ट्रैक बनता है, तो या तो एसोफेगस या फिर आपका स्टमक, ठीक है। मेनली आपका स्टमक में फूड फीड होता है, दैट इज एंट्रल फीडिंग, ठीक है। अगर हम बात करें उसकी, तो फीड डायरेक्टली इनटू स्टमक, इसका मेन जो डेफिनेशन है एंट्रल फीडिंग का यही है, फीड डायरेक्टली इनटू स्टमक वाया हेल्प ऑफ नेजोगेस्ट्रिक और ओरोगेस्ट्रिक फीडिंग टेक्निक, ठीक है। नेजोगेस्ट्रिक या ओरोगेस्ट्रिक फीडिंग टेक्निक से हम डायरेक्टली स्टमक में फीडिंग कराते हैं, दैट इज एंट्रल फीडिंग इन इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट फीड बाय माउथ और ओरल, ठीक है। जैसे कुछ लोग का, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, इसको समझने के लिए, उनके डेंटल प्रॉब्लम्स हैं या कोई आप कह सकते हो इनका मैक्सिला बोन का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, उनका कह सकते हो कि वो चू नहीं कर सकते, सॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, उनके थ्रोट में कोई सर्जरी हुई हो, कोई नोज में सर्जरी हुई हो, तो वो नहीं च्यू कर सकते ना, फेशियल आप कह सकते हो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो वो खा नहीं पाएंगे, तो फिर फीड कैसे कराएं उनको, क्योंकि न्यूट्रिशन भी जरूरी है। तो वहां पर हम दो टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज नेजोगैस्ट्रिक एंड ओरोगैस्ट्रिक, ठीक है। अगर नेजल में प्रॉब्लम नहीं है, माउथ में प्रॉब्लम है, तो हम नेजोगैस्ट्रिक करते हैं। अगर नोज में प्रॉब्लम है, च्यू नहीं कर सकते, तो हम ओरोगैस्ट्रिक टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली फूड स्टमक में प्लेस करते हैं। अब इसको समझे कैसे, जैसे मान लीजिए आप पर्सन है, ठीक है, और उसका जो ट्रैक है वो ऐसा होता है, आपने देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, एक ट्यूब होती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, जिसको हम वाया नोज या वाया माउथ इंसर्ट करते हैं आपके स्टमक एरिया में, ठीक है। फिर हम यहाँ से फूड उसमें प्लेस करते हैं, तो वो डायरेक्टली फूड कहाँ जाता है, आपके स्टमक में। ये हम इमेज बेस्ड आपको दिखाएंगे पीपीटी में, तो इतना आप स्ट्रेस मत लीजिए, बस अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आपके स्टमक में जाता है, वो कंटेंट डायरेक्टली स्टमक में जाता है, ठीक है। तो दैट इज आपका फीडिंग, एंट्रल फीडिंग। अब इसमें जो दो टेक्निक उसके बारे में बात करें अगर हम, तो नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन क्या होता है कि हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज करते हैं वाया नोज, ठीक है। नेजोगैस्ट्रिक इसीलिए बोला गया है क्योंकि हम वाया नोज उस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इस refers to the process of placing a soft plastic nasogastric tube through nostrils. नॉस्ट्रिल्स हम प्लेस करते हैं, फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग से पास होता है आपका एसोफेगस में, और फिर स्टमक में जाके वो रुकता है, ठीक है।
फिर वहां से हम क्या करते हैं, हम उस ट्यूब, एक एंड बाहर होता है और एक एंड आपका स्टमक में होता है। पूरा प्रोसीजर है ये, आपको पीपीटी में मिलेगा। ठीक है, तो जो बाहर के एंड है, हम वहां से फूड को, लिक्विड फूड को, सेमी सॉलिड फूड को, सॉरी सेमी लिक्विड फूड को हम प्लेस करते हैं, और वो फिर फ्लूइड बाया ग्रेविटी या बाया हम कह सकते हो पंप की मदद से उस फूड को डायरेक्टली स्टमक में प्लेस करते हैं। ठीक है, दैट इज आपका नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन इसलिए कहा गया क्योंकि मंजी ट्यूब को इंट्यूबेट कर रहे हैं, मतलब एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ करते हैं, जब पर्सन इज अनेबल, ठीक है, जो टू फीड द पेशेंट व्हेन ही और शी इज अनेबल टू फीड ओरली और बाय माउथ। ठीक है, बाय माउथ नहीं खा पा रहा, ओरली नहीं खा पा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कंडीशन होगी, तो वहां पे हम नेजोगैस्ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम नोज में ट्यूब, लाइक हम ट्यूब इंसर्ट करके पर्सन को फीड करा सकें। नेजोगैस्ट्रिक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि द ट्यूब इज इंसर्टेड बाय द ट्यूब इज इंसर्टेड बाय माउथ इंस्टेड ऑफ नोज। मतलब क्या है कि नेजोगैस्ट्रिक में हम नोज से इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम माउथ से इंसर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेनली हम इसमें बच्चों में देखते हैं, जैसे बच्चों का जो नेजोगैस्ट्रिक एरिया होता है वो काफी डेलिकेट होता है, तो अगर हम नेजोगैस्ट्रिक करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंजरी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए हम ओरल करते हैं। ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक आप बड़ों में भी आप देख सकते हो, जैसे कि किसी पेशेंट में नोज की सर्जरी हुई हो, लाइक आपका डिविएटेड नेजल सेप्टम सर्जरी, डीएनएस की सर्जरी हुई हो, व्हाटएवर अदर चीजें, तो वो मूवमेंट नहीं कर सकते, चू नहीं कर सकते, लेकिन हमें फीडिंग करानी है तो हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग वही होता है कि जो ट्यूब हम नोज से डाल रहे थे वो हम ओरल यूज करते हैं। ठीक है, ओरली प्लेस करते हैं, जिसमें आपका मेनली न्यूबॉर्न और चिल्ड्रन आते हैं। ठीक है, उसमें हम प्लेस करते हैं और फीड कराते हैं। टेक्निक सेम होती है फीडिंग की, बस आपका जो प्लेस है, जो एरिया है जिससे आप प्लेस कर रहे हो वो अलग है। इसमें आपका नोज होता है, इसमें आपका माउथ होता है। अदर फीडिंग टेक्निक्स आपकी कौन कौन सी होती है, एक होती है गैस्ट्रोस्टोमी और एक होती है जेजुनोस्टोमी। ये दोनों ही सर्जिकल टेक्निक्स है। क्या है, सर्जिकल टेक्निक्स है। ठीक है, सर्जिकल टेक्निक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि हम यहाँ पे एक ऑस्टमी क्रिएट करते हैं, एक स्टोमी क्रिएट करते हैं। मतलब क्या है, सर्जिकली मान लीजिए आपका जो स्टमक एरिया है, ठीक है, आपका जो स्टमक एरिया है, ठीक है, वहां पर डॉक्टर सर्जिकली एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं और वहां से ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, फिर आप वहां से फीड करते हो और वो डायरेक्टली आपके स्टमक में जाता है अगर गैस्ट्रो है, और जेजुनम है तो वो डायरेक्टली जेजुनम में जाएगा। ठीक है, आपके इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम ऐसे करके जो आपके पूरे ट्रैक बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो डेड आपके हो सकता है स्टमक में या ड्यूडेनम में, या फिर आपके क्या बोलता है इधर आपके पाइलोरिक रीजन में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, ड्यूडेनम में आप प्लेस नहीं कर सकते, गैस्ट्रो में आप प्लेस नहीं कर सकते, तो वो जेजुनम में करते हैं, देन वो इलियम। ठीक है, तो ये है। ठीक, तो आपका नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे हम अगर जेजुनोस्टोमी है तो हम जेजुनम के एरिया पर एक स्टोमी क्रिएट करते हैं, और अगर आपका मींस गैस्ट्रोस्टोमी है तो वो हम स्टमक मींस स्टमक के रीजन पर स्टोमी क्रिएट करते हैं, मतलब सर्जिकल एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं और उससे हम फीड करते हैं। क्योंकि हो सकता है अपर बॉडी में कोई इंजरी हो, कोई कंडीशन हो कि हम वहां से फीडिंग नहीं करा सकते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई ब्लॉकेज हो सकता है कि हम ट्यूब्स की हेल्प से, मतलब इन फीडिंग हेल्प से भी नहीं करा सकते हैं, तो वहां पे हम इस टेक्निक्स को यूज करते हैं। इन टेक्निक के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम एक पीपीटी बेस्ड क्रिएट करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में चीजों को समझेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपके टॉपिक पर, जो कि है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें क्या है, तो जैसे हमने बात करी फीडिंग टेक्निक के बारे में, तो हमने ओरली फीडिंग करा ली। ठीक है, टेक्निक होती है उसके बारे में बात कर लिया। इंटरवल की बात कर ली कि हमने डायरेक्टली स्टमक में डाल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शायद ओरली फीड नहीं कर पा रहे हैं, इंटरवली भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, हो सकता है कोई जीआई में प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई इंजरी हो, कोई सर्जरी हुई हो, तो अब न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करें। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है पैरेंटल न्यूट्रिशन। पैरेंटल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम डायरेक्टली ब्लड में जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होता है वो सप्लाई करते हैं। जैसे आप खाना कंज्यूम करते हो, मेटाबोलाइज होता है ब्लड में, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड उसको कैप्चर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वही टेक्निक हम यूज करते हैं कि हम जो न्यूट्रिएंट ब्लड कैप्चर कर रहा है आपके स्टमक एरिया से, आपके इंटेस्टाइनल एरिया से,
तो वो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको उसी फॉर्मेट में क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम डायरेक्टली उसको थ्रू आपके ब्लड सप्लाई हम आपको मींस न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे पाए। ठीक है, तो टेक्निक वही है कि हम आपको थ्रू पेरेंटल आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए। पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब है इन्फ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक सॉल्यूशन बनाते हैं न्यूट्रिएंट का जो जो आपके बॉडी को नीड होती है, जितनी कह सकते हो आपकी जितनी भी कैलोरी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके डायरेक्टली वेन्स में सप्लाई किए जाते हैं, जैसे आप भी आपका डेली रिक्वायर मतलब जितनी आपकी कैलोरी नीड है। ठीक है, तो एक क्या है टीपीएन क्या है कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मींस काइंड ऑफ सॉल्यूशन और उसका इन्फ्यूजन, उस सॉल्यूशन का इन्फ्यूजन जिसमें जितने भी आपकी बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट नीड की न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एक सॉल्यूशन हम डायरेक्टली वेन में आपके इंसर्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं ताकि आपका न्यूट्रिशन जो भी डेली का रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, अब यूजेस अगर मैं बात करूं तो कब करते हैं, जब जीआई ट्रैक्ट फंक्शनल ना हो। ठीक है, फंक्शनल ना हो मतलब हो सकता है मेटाबॉलिज्म में कोई एरर आ रहा है कि आप फीडिंग तो करा रहे हो, ओरली करा लो, इंटरल करा लो, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म ही नहीं सही है, वो अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है न्यूट्रिएंट, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंटॉलरेंस क्रिएट हो रखा है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, टीपीएन का यूज करोगे। नॉर्मल फीडिंग अगर एडिक्वेट नहीं है, मान लीजिए कई पेशेंट मल नरिश्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा अंडरवेट है, सीवियर कंडीशन है कि आपको इंस्टेंटली ऐसा न्यूट्रिशन देना है या आप कह सकते हो सप्लाई करना है विद इन टाइम लिमिट कि पर्सन को हम कह सकते हो एक लेवल ऑफ लाइफ स्पैन पर रख पाए। ठीक है, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि अभी अगर अभी नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन का बहुत नीड है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ओरल फीडिंग भी दे रहा है, ठीक है, आपका फिर टीपीएन भी दे रहा है ताकि हम जल्दी से उस न्यूट्रिशनल नीड को अचीव कर पाए या जो सपोर्ट चाहिए पेशेंट को उसको अचीव कर पाए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज टीपीएन प्रिवेंट्स कैटाबॉलिज्म। तीसरा इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है कि जो टीपीएन होता है वो कैटाबॉलिज्म ऑफ जैसे आपका फैट और बॉडी मसल्स, जब देखिए आपके बॉडी में फूड प्रेजेंट नहीं होता है तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है हमेशा। ठीक है, तो बॉडी एनर्जी कैप्चर करती है आपके फैट से, आपके जो मसल से होता है, जो प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होता है वहां से कैप्चर करती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो थिक पीपल है, जो फैट पीपल, उनसे बोला जाता है कि आप थोड़ा कम खाया करो तो बॉडी शायद उस फैट से आपका एनर्जी गेन करे तो आपका फैट लूज होगा। ठीक है, तो वही है कि बॉडी वहां से कैप्चर कर रही है। और अगर कोई पर्सन पहले से ही उस कंडीशन में है कि उसका न्यूट्रिशन सही नहीं है, डेफिशिएंसी है, और उसमें भी बॉडी भी यूज कर रही है एनर्जी पर्पस के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो फिर वो पर्सन कहीं ना कहीं और सीवियरिटी की तरफ जा रहा है ना। तो टीपीएन में यही अच्छी बात है कि टीपीएन जब हम अप्लाई करते हैं तो जो बॉडी फैट और प्रोटीन कैप्चर कर रही थी आपके मसल से, ठीक है, आपके फैट सेल से, वो नहीं करती है। ठीक है, तो वहां है कि कैटाबॉलिज्म जो है वो नहीं हो पाता है, तो प्रिवेंट करता है कैटाबॉलिज्म बाय बॉडी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं इंडिकेशन क्या क्या है। इंडिकेशन मतलब हम कहाँ कहाँ टीपीएन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोई जीआई डिसफंक्शन हो, मतलब कोई डिसफंक्शनिंग है, मान लीजिए आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइनल में, या हो सकता है पेरिस्टेंसिल्स मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आप कह सकते हो नर्वस प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम की वजह से भी हो सकता है आपके मसल्स रिएक्ट ना कर रहे हो। ठीक है, कुछ कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई डिसफंक्शन है, कोई किसी काइंड ऑफ सर्जरी हुई, मान लीजिए आपकी कोई भी किसी ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी हो सकती है, या कोई अदर सर्टेन कंडीशंस होते हैं उनकी सर्जरी हो सकती है जीआई के अंदर। कोई ट्रॉमा है, जैसे आपके आरटीए केसेस आते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें बहुत सारे ऐसे आपको सीवियर कंडीशन देखने को मिल जाते हैं जिसमें पर्सन हो सकता है कि फीड नहीं कर पाएगा, या हम फीडिंग अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो एडिक्वेट नहीं या फंक्शनल नहीं होगी, तो वहां पे हमें टीपीएन अप्लाई करना पड़ता है। इनटॉलरेंस क्रिएट हो रखा है पहले से, मतलब बॉडी अडेप्ट ही नहीं कर रही। कभी कभी कुछ पेशेंट आपने देखा खाते हैं वॉमिट आउट, तुरंत वॉमिट कर दिया, क्योंकि बॉडी उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पा रही, रिफ्लेक्स क्रिएट कर दे रही है। ठीक है, दैट इज इनटॉलरेंस किसी हो रखा है। कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लीजिए आपने ओरली दे दिया, आपने एंटरली भी दे दिया, आपने स्टमक में कर दिया, आपने फीड कर दिया, लेकिन इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, या वहां पे कोई एब्जॉर्प्शन का कह सकते हो माल फंक्शनिंग है, तो फिर नहीं हो पाएगा, ब्लड को न्यूट्रिएंट मिलेगा ही नहीं। न्यूट्रिशन जब नहीं मिलेगा तो फिर बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, सर्टेन कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है, या कोई सर्टेन कंडीशन हो सकती है, जैसे आपका
एड्स हो गया, कैंसर हो गया, मल न्यूट्रिशन हो गया, कीमोथेरेपी वगैरह अगर चल रही है कैंसर पेशेंट में, तो वहां पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है उनको रिकवरी के लिए। ठीक है, तो वहां पे हम टीपीएन को अप्लाई करते हैं। ठीक, अब टीपीएन में जो लाइक होता है, टीपीएन होता क्या है, टीपीएन में जैसे हमने बात करी कि पैरेंटल एक सॉल्यूशन होता है, तो पैरेंटल सॉल्यूशन आपका एक मेडिकली आपके सैशेट बनाए जाते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका जो डोज बनता है वो 1500 ml का होता है। ठीक है, 1500 ml मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, मिनिमम मैक्सिमम इतना ही मैंने देखा है अभी, और भी होता है शायद 2.5 ml, मतलब 2500 ml तक बनता है। ठीक है, और मिनिमम आई थिंक 1 लीटर बनता है। ठीक, तो आप इसको सर्च करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इतना आपका मेनली अप्रोक्सीमेटली हम कॉमन अगर बात करें तो सैशेट बनाए जाते हैं 1500 ml के, तो उसमें कंपोजिशन होते हैं। जैसे आपका बात करें कंपोजिशन की, अगर आप एक कप सिरप लेते हो तो उसमें कंपोजिशन होता है ना कि अच्छा ये इतना, ये इतना, इतना, तो वैसे ही इसका भी बनाया जाता है, टीपीएन का भी, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है आपका मेनली कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है, जिसमें आपका अगर पेरिफेरल आप दे रहे हो, इसके बारे में बात करेंगे, अभी आप समझ लो। पेरिफेरल अगर आप टीपीएन अप्लाई करो, पेरिफेरल मतलब अगर आप वाया एक्सट्रीमिटी वेन्स, ठीक है, पेरिफेरल वेन से अगर आप अप्लाई कर रहे हो टीपीएन, ठीक है, पेरिफेरल वेन के थ्रू आप ब्लड में सप्लाई कर रहे हो, तो वहां उस कंडीशन में 5% ऑफ सॉल्यूशन जिसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, आप उस टीपीएन को अप्लाई करोगे। और अगर आप सेंट्रल लाइन से दे रहे हो, ठीक है, जो सेंट्रल लाइन आप कैथेटर्स हैं उसके थ्रू अगर दे रहे हो सेंट्रल लाइन, तो वहां पे आपके 50 to 70% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन वाला टीपीएन आप अप्लाई करते हो। ठीक है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका रेंज होता है आपका 3 to 15%। ठीक है, अमाइनो एसिड 3 to 15% ऑफ रेंज में होते हैं। देन नेक्स्ट इज आपका लिपिड्स, अगर लिपिड होता है, लिपिड अगर आपका है तो अप्रोक्सीमेटली आपका 30% ऑफ कैलोरी नीड, मतलब आपका जो फैट का कंसिस्टेंसी होगा, या आप कह सकते हो एमल्सिफाइड फैट। अच्छा, इसमें ये भी बता दूं, जो फैट होगा वो एमल्सिफाइड होता है। ठीक है, एमल्सिफाइड फैट होता है। ठीक है, उस लिपिड कंटेंट कितना होगा फिर 30%, जैसा कि आपका कैलोरी का नीड होगा। देन नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट। इलेक्ट्रोलाइट में आपके क्या क्या हो सकते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपके पोटेशियम, जितने भी सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॉडी को चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो प्रेजेंट होते हैं। वाटर होता है, क्यों, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन भी प्रिवेंट करना है, क्योंकि आप जब खाना नहीं दे पा रहे हो तो हो सकता है आप पानी भी नहीं दे पा रहे हो, लेकिन वहां पे हम आईवी इन्फ्यूजन करते हैं, लेकिन आईवी इन्फ्यूजन में कितना भी सप्लाई करें, कहीं ना कहीं कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं, तो इसलिए हम वाटर कंटेंट भी उसमें देते हैं। दूसरी इसमें यह है कि हम इतने सारे सॉल्यूशंस को एक साथ डायरेक्टली नहीं इन्फ्यूज कर सकते, इसलिए डाइल्यूशन के लिए हमें वाटर चाहिए होता है। ठीक, देन नेक्स्ट इज इंसुलिन प्रेजेंट होता है उसमें। इंसुलिन क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में आपका ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज कहीं ना कहीं आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, तो उसको बैलेंस बनाए रखने, उसका बैलेंस बना रहे, इसलिए हम इंसुलिन उसमें रहता है, आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है, ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके बैलेंस पर रहे। दूसरा मेन आपका जो होता है हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन प्रेजेंट होता है। हिपैरिन क्यों होता है, ये एंटीकोगुलेंट है, तो हिपैरिन भी प्रेजेंट है। हमें ब्लड में तो कोई क्लॉट तो प्रेजेंट नहीं, तो फिर हम हिपैरिन क्यों डाल रहे हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हिपैरिन डालने का मेन रीजन ये है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन की वजह से जब आप इंसर्ट करते हो, आप पेरिफेरल अगर कैथेटर से दे रहे हो तो भी, सेंट्रल लाइन कैथेटर से दे रहे हो तो भी, कैथेटर की टिप जहां पर भी, जिस भी बॉडी के साइड पर आप ये अप्लाई, मान लीजिए पेरिफेरल आपके हैंड पे है, तो जिस भी साइड पर कैथेटर इंसर्ट होता है, तो वहां पे ड्यू टू ग्लूकोज क्लॉटिंग शुरू हो जाती है ब्लड में। ठीक है, क्यों अब क्लॉटिंग क्यों होती है, क्योंकि आप एक्सटर्नली, मतलब आप बाहर से आप ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हो बॉडी को, इसलिए वहां पे क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए हम हेपैरिन सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट क्लॉट बिल्डअप एट टिप ऑफ कैथेटर। ठीक है, ये होता है आपका कंपोजिशन ऑफ टीपीएन। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन अगर हम दे रहे हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं, और सेकेंडली पेरिफेरल और सेंट्रल में क्या डिफरेंस है, कि हम टीपीएन दोनों अलग अलग साइड से क्यों दे रहे हैं। ओके, बात करते हैं साइड की पहले, कि सेंट्रल और पेरिफेरल में क्या आपका डिफरेंस है। तो पहले पेरिफेरल की अगर हम बात करें, तो पेरिफेरल का मतलब है कि हम पेरिफेरल वेन से एडमिनिस्टर कर रहे हैं टीपीएन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेरिफेरल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टीपीएन देना है। दूसरा,
हमें लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अप्लाई करना है। जैसे आपका 3% आपका एमाइनो एसिड वाला हो गया, आपका 5% ही कार्बोहाइड्रेट हमें आपका एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। वहीं अगर सेंट्रल लाइन की अगर हम बात करें, या सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन फुल फॉर्म ये है इसका। सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो ये वीनस एक्सिस से हम देते हैं। वीनस एक्सिस आपका जुगुलर वेन, ठीक है, क्या हो गया आपका जुगुलर वेन से हम अगर दे रहे हैं सेंट्रल वीनस एक्सिस से, तो वहां पे हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, सेंट्रल इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देना है, मतलब 50% to 70% ऑफ उसको कैलोरी रिक्वायर है और हमें इतना एडमिनिस्टर करना है, तो हमें सेंट्रल लाइन से देना पड़ेगा, पेरिफेरल से नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए हम सेंट्रली देते हैं। और सेंट्रल लाइन इसलिए भी देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा टाइम स्पैन के लिए पर्सन को टीपीएन पे रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है आपका, ठीक है। एयर एम्बोलिज्म क्रिएट हो सकता है क्योंकि आप सॉल्यूशन दे रहे हो और डायरेक्टली ब्लड में न्यूट्रिएंट्स के साथ एयर एम्बोलिज्म क्रिएट हो सकता है। क्लेप्सी, क्लेप्सी आपका क्या है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जो कि आपका क्या होता है HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लेप्सी होने के चांसेस हैं, कॉम्प्लिकेशन है। मेटाबॉलिज्म ऑल्टरेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि पहले बॉडी क्या करती थी, ब्लड क्या कर रहा है आपका मेटाबॉलिज्म के थ्रू डाइजेशन मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वहां से वो न्यूट्रिएंट को कैप्चर कर रहे थे, लेकिन आप डायरेक्टली दे रहे हो तो ऑल्टरेशन क्रिएट हो सकते हैं। हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की जो सॉल्यूशन कंटेंट उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है और इंसुलिन भी प्रेजेंट है, दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक। देन फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, मतलब हाइपरवोलेमिया, मतलब बॉडी में फ्लूइड का कंसिस्टेंसी ज्यादा हो जाना, ठीक। अब बात करें कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है ड्यूरिंग टीपीएन। टीपीएन के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, पहला हमें मॉनिटर करना है आपका लैब इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, कि ब्लड में कितने कंटेंट हैं, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स का कंटेंट है, क्योंकि अगर हम दे रहे हैं तो हो सकता है कहीं पे आपका हाइपरनाइट्रेमिया हो गया, मतलब हाई लेवल ऑफ सोडियम, ठीक है, हाइपरकैलेमिया हो गया, हाई लेवल ऑफ आपका पोटेशियम। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें वहां पे इन्वेस्टिगेशंस पहले करने हैं कि हमें कितना कंटेंट देना है, किस चीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें वो भी देखना पड़ेगा। कैनुलेशन का साइट हमें चेक करना है कि सही है, प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं अप्रोप्रिएटली है कि नहीं है। इन्फेक्शन साइट, जैसे हमने क्लेप्सी की बात करी, तो हमें उसके इन्फेक्शन रिस्क के लिए देखना है। दूसरा इनपुट आउटपुट चार्ट, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है कि जितना हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लाइक हमने 1500 ml एडमिनिस्टर किया, तो एक्सक्रीशन या आप कह सकते हो वाया यूरिन या वाया स्टूल, फीसेस, कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ अल्टरेशन है तो वो आपको रिपोर्ट करना होगा इमीडिएटली टू द फिजिशियन और डॉक्टर, ठीक है। देन डोंट, अब क्या नहीं करना है, तो पहला है कि हमें कूल सॉल्यूशन कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइपोथर्मिया की कंडीशन राइज हो सकती है, क्योंकि आप डायरेक्टली वेन में दे रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड सप्लाई में दे रहे हो, तो हमेशा बॉडी टेम्परेचर पर ही सॉल्यूशन को करके तब देना है। Then next is don't administer other solution or medicine with TPN. TPN के साथ कोई अदर नहीं, क्योंकि रिएक्शन होने के चांसेस हैं। Then next is don't obtain blood sample और blood pressure during TPN. हमें ब्लड सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि TPN चल रहा है तो टेस्ट रिजल्ट्स आपके अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है, कंटेंट की वजह से, तो वो एक्यूरेट नहीं आएगा। ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करता है साइट ऑफ कैनुलेशन, जहां पे भी कैनुलेशन होगा, पेरिफेरल है तो भी, सेंट्रल लाइन है तो भी, तो प्रेशर क्रिएट करेगा, इसलिए ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। देन नेक्स्ट इज स्टॉप, डोंट स्टॉप अब्रप्टली, मतलब क्या है कि तुरंत टीपीएन को नहीं बंद करना है, आपको टीपीएन को स्लोली पहली चीज तो इन्फ्यूजन स्लो होता है इसका, और अगर आप इसको रोकना चाह रहे हो तो इसको डायरेक्टली स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अदर सर्टेन रिएक्शंस हो सकते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग और अदर कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टीपीएन, और इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। इसमें हमने थियोरेटिकली बात करी है, जो मेन टॉपिक था फीडिंग टेक्निक के बारे में, तो उस पर हम एक पीपीटी बनाएंगे, उसमें सारे फीडिंग टेक्निक के बारे में हम डील करेंगे, तो उसको हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय।